हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमपीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता है वो क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट भी है और वो सारे टॉपिक्स जो पूछे जा चुके हैं वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर आपको 20 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखना है, 60 में लिखना है तो कैसे लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखना है। जो अभी आपका नया पैटर्न है हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या जितने भी हम फिर मॉडल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर आप चाहे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या कोई बुकलेट खरीद लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए हों और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे सॉल्व कराऊंगी आप खुद सॉल्व करके आइए और चेक करिए कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे गलती हो गई है, कैसे आप उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2023 का पेपर 3 स्टार्ट किया है साइंस का। 2023 में आपको पता था साइंस वाला पोर्शन जो है काफी ज्यादा डिटेल में आता था, लेकिन अब बेसिक उसका कर दिया है कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से। तो हम बेसिक वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे 2023 में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने सबसे लेटेस्ट पेपर उठाया है जिससे आपको ये रहे कि हम शुरू से बिल्कुल सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पुराना पेपर मैंने पहले नहीं उठाया। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे याद रखिएगा किस हिसाब से करेंगे, ये हम करेंगे जो अभी आपका नया पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे 20 वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, आपको तो बहुत सारी चीजें पता है इसके बारे में कि डिफरेंस क्या है। यही क्वेश्चन अगर आता है मास और वेट के बारे में, डिफरेंस बताइए किसमें, 7 नंबर में, है ना। 7 नंबर में अगर आता है जो 60 वर्ड्स वाला है, तो 60 वर्ड्स में अगर पूछेगा तो फिर आपको पता है डिफरेंस ऐसे करके लिखते हैं। एक तरफ आपने लिख दिया मास और एक तरफ आपने लिख दिया वेट। आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 20 वर्ड्स में पूछा गया है, आपको 2 से 3 लाइनें यहाँ पे मिलेंगी, तो वहां पे आप सीधे सीधे बताएंगे मास क्या है। मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर है किसी ऑब्जेक्ट में। उसके अलावा वेट क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मास। तो उस मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वो है आपका वेट। बस आपको इतने में ही खत्म करना है। यहाँ पे एसआई जो आपका मात्रक क्या है और उसके अलावा यूनिट्स वगैरह आप कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि जगह इतने में फुल हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मेन फोकस करना है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंस, तो सीधे सीधे डिफरेंस बताना है। यहाँ पे और ज्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है क्योंकि जगह ही आपके पास ज्यादा नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो आपको बताना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है ह्यूमन की ईयर की फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ पे सबसे पहले पूछा हुआ है इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन, तो आप बताएंगे नहीं, नो, children under the age of 5 year can hear the sound between ये 2 बार हो गया, between 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। मतलब यहाँ पे उनके कान जो है थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप चाहे, अगर आपको ये चीज नहीं पता है या नहीं याद आ रही है तो आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि पूछा हुआ है क्या ये सेम होती है, इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो आप कहेंगे नहीं, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर आर मोर सेंसिटिव। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे आप सीधे सीधे ना बताएं कि 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज वो सुन सकते हैं। आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि वो उनके जो ईयर्स हैं वो ज्यादा क्या है, मोर सेंसिटिव हैं, मोर सेंसिटिव। ठीक है, कंपेयर टू अदर ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसी पैटर्न में आप आंसर करेंगे। इज इट सेम, नो इट्स नॉट। फिर यहाँ पे आप बता देंगे चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर आर मोर सेंसिटिव टू
मोर सेंसिटिव, मतलब वहां से 20 से 25,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आ गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये आपका 7 नंबर वाला है ना, 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे ये लंबा लंबा लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। आप जब इसको आंसर राइटिंग करेंगे अपने कॉपी में तो ये ज्यादा बड़ा दिखेगा, है ना। यहाँ पे इतना लंबा इसलिए लग रहा है कि सिर्फ 4-5 लाइनें ही लिखी हुई हैं। आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा दिखेगा। और आपको अगर लग रहा है कि छोटा है तो फिर लास्ट में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। यहाँ याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपका इनर्शिया है उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप बताएंगे इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपने पहले बता दिया इनर्शिया क्या है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट and an object in motion continues moving at a constant speed in a straight line unless acted upon by an external force। तो ये आप बताएंगे, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप बताएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो मूविंग है वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते। Unless acted upon by an external force. This concept is part of Newton's first law of motion. यहाँ पे चाहे तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी गई है, क्योंकि ना ही आपके पास ज्यादा जगह है और ना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर समझना है, उसके बाद आंसर करना है कि आपका इनर्शिया क्या है। आपने बता दिया कॉन्सेप्ट, ये आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन हमने लिया है आपका 10 वर्ड्स वाला, है ना। यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 200 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था डिस्कस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताने हैं। अब आपका ये 200 नंबर का है। अच्छा, यहाँ पे 7 मार्क्स में भी आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना है। अगर कोई ऐसा पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आया तो आप 1 लाइन का इंट्रो दीजिए, 1 लाइन का कंक्लूजन दीजिए। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछा गया था तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अब आपका जैसे 200 वर्ड्स में पूछा गया हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब यहाँ पे आप इंट्रो और कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले आप 1-2 लाइन में बता देंगे। The heating effect of electric current, also known as Joule heating, has several practical application in daily life and industry. Here are some key examples. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल चालू करेंगे। सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर्स आपने घरों में देखे ही होंगे। इलेक्ट्रिक हीटर्स सच एज रूम हीटर्स यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू वार्म अप स्पेसेस। When current passes through a resistive element, वहां पे एक एलिमेंट होगा जहां पे करंट पास होगी, it generate heat, वो हीट जनरेट करेगा, which is then distributed to the surrounding, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सराउंडिंग में और कमरा गर्म कर देगा। तो इलेक्ट्रिक हीटर मतलब यहाँ पे हम किसके लिए रहे हैं, जो रूम हीटर्स आपके होते हैं उसके लिए ले रहे हैं। करंट पास होगी, एलिमेंट गर्म होगा तो वो हीट जो छोड़ेगा वो रूम को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। दूसरा एग्जांपल है आपका वाटर हीटर। वाटर हीटर भी आपने देखा है, उसमें भी क्या होता है, these appliances use electric heating elements to convert electric energy into heat। तो जब वहां पे जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो वो हीट में कन्वर्ट करते हैं, raising the temperature of water quickly for domestic और इंडस्ट्रियल पर्पस। वो जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका तो एग्जांपल आपको याद ही रखना है, उसमें भी हम करंट फ्लो करवाते हैं, आपका जो एलिमेंट है वो गर्म होता है और वो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है वाटर में और वाटर आपका गर्म हो जाता है। सेम यही चीज आपको इंग्लिश में लिख देनी है और हिंदी में लिख देनी है। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका वाटर हीटर। इसके बाद एग्जांपल है आपका इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। यहाँ पे जो आपके लाइट्स होती हैं वहां पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इनकैंडेसेंट बल्ब वर्क बाय पासिंग करंट थ्रू अ थिन फिलामेंट। वहां पे भी एक फिलामेंट लगा होता है which heats up to a high temperature and emits light as a result of the heating effect। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फिलामेंट है जिसमें हम करंट पास करेंगे तो वो गर्म जब होगा
तो वो लाइट एमिट करेगा, है ना, क्योंकि वो फिलामेंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम ऐसे फिलामेंट यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे जब करंट पास होती है तो वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो लाइट एमिट करता है। तो यहाँ हम लाइट बल्ब में यूज कर लेते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवन्स या टोस्टर जो आपके होते हैं, तो इलेक्ट्रिक ओवन में भी क्या होता है, वहां पे भी इन किचन अप्लायंसेस लाइक ओवन्स एंड टोस्टर इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप रेजिस्टिव वायर और एलिमेंट विच देन कुक और टोस्ट फूड। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो एक प्लेट होती है उसके नीचे एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि गर्म होते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन्स की हम बात कर रहे हैं, वो गर्म होंगे आपके, वो क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फूड है वो पक जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हो गया सोल्डरिंग आयरन्स। यहाँ पे होगा सोल्डरिंग आयरन रिलाई ऑन द हीटिंग इफेक्ट टू मेल्ट सोल्डर अलाउइंग कंपोनेंट टू बी ज्वाइन टुगेदर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो आप देखेंगे हीट बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं हम किसमें, आपके सोल्डरिंग पर्पस के लिए, है ना, सोल्डरिंग आयरन में भी हम हीट यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी एग्जांपल हो गया आपका, करंट पास होगी, हीटिंग एलिमेंट के कारण हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक काम हो रहा है। तो ये आपका एक अलग एप्लीकेशन हो गया। यहाँ फिर आपका एक एप्लीकेशन आता है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में भी आप देखेंगे कि करंट पास होती है, उसका जो एलिमेंट होता है वो गर्म होता है। गर्म होता है तो क्या करता है, यूज हीटेड एयर जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक कॉइल टू ड्राई हेयर। वहां पे जो कॉइल है वो क्या करती है, गर्म हो जाती है। वो कॉइल गर्म होती है तो जो हवा निकलती है बाहर वो कैसी होती है, गर्म होती है। उससे क्या करते हैं, हम अपने बाल सुखा लेते हैं। तो एप्लीकेशन भी आपको बताना है हेयर ड्रायर, तो यहाँ पे आपको बताना है टू ड्राई हेयर। ठीक है, तो आप ऐसे लाइन पूरी कनेक्ट करते हुए लिखेंगे कि एक ही लाइन में अगर आप खत्म करें तो उसमें हर एक चीज हो। तो ये क्या करता है, यूज करता है हीटेड एयर जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक कॉइल टू ड्राई हेयर। फिर आया क्लोथ्स आयरन, जो आपके प्रेस वगैरह होते हैं, जो आयरन वगैरह होते हैं। आयरन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा होता है, एक एलिमेंट होता है। जब हम करंट देते हैं वो एलिमेंट गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट का हम उपयोग करते हैं प्रेस करने के लिए, है ना, आयरन करने के लिए। तो स्मूथ आउट रिंकल्स ऑन क्लोथ्स बाय यूजिंग अ हीटेड प्लेट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एलिमेंट गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, गर्म होके हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम उससे क्या करते हैं, क्लोथ्स में रिंकल खत्म करते हैं। तो ये हो गया एक आपका एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन इसलिए बताए हैं जिससे एक दो अगर मिस भी होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहे। ठीक है, तो जितना आप आसपास वैसे भी देख रहे हैं, आप ओवन देखते हैं घर पे, आप प्रेस आयरन देखते ही हैं, उसके अलावा आप हेयर ड्रायर देखते ही हैं, आप बल्ब देखते ही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम आसपास देख रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज कैसे हीट जनरेट कर रही है और हीट का क्या फिर एप्लीकेशन है ना। जैसे बल्ब में वो हीट जब हीटेड होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर एमिट करती है लाइट, जिसके कारण हम बल्ब में यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हो गया आपका वाटर, जैसे हम वाटर हीटर हमारा हो गया, पानी को गर्म कर रहे हैं। लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन यहाँ पे अगर आपको बड़ा दिखता है तो आप एक लाइन में भी कंक्लूजन खत्म कर सकते हैं, अगर आपके पास कम जगह बची है लास्ट में तो। These applications demonstrate the versatility of the heating effect of electric current from everyday household applications to critical safety devices and specialized industrial equipment। जैसे फ्यूज वगैरह में भी यूज होता है। ये क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा हीट होगा तो ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज वगैरह में भी यूज करते हैं इस चीज का। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी यूज होता है। उसके अलावा एवरीडे आपके जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं वहां पे भी यूज होता है। तो लास्ट में आप ऐसे कंक्लूजन लिख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है और हम वैसे भी सॉल्व करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा कुछ मॉडल आंसर्स देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग जाएगा आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद कि कैसे लिखना होता है, किस आंसर को कैसे घुमाना होता है, प्रश्न को कैसे समझना होता है, हर एक चीज। कोई भी डाउट है कमेंट, कॉल, मैसेज कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।